पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपके लिए SPWL सैफ पावर की अपडेट लेकर आए हैं। इसने जब इस साल के पहले क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस किया तो लॉस दिखाया, जिसके बाद ये 22 रुपये से कम होकर 19 तक आ गया, और क्योंकि उसके बाद मार्केट में मंदी बढ़ गई तो अब ये 17.5 तक आ गया है। पहले तो इसके लॉस में जाने की वजह जानने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि अब क्या करना बेहतर रहेगा। जब इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ तो एक दोस्त ने पूछा कि इसके लॉस में जाने की क्या वजह है। एकदम वजह बताना मुश्किल होता है और हमें कंपनी के अकाउंट्स का इंतज़ार करना पड़ता है ताकि हम उनकी डायरेक्टर्स रिपोर्ट पढ़कर इसकी वजह जान सकें। अब इसके अकाउंट्स आ चुके हैं। अगर तो आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो अब जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो तो आपको पहले ही पता चल जानी चाहिए, क्योंकि मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि कंपनी के रिजल्ट्स का जायज़ा लें और उनकी डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी ज़रूर पढ़ा करें। लेकिन हो सकता है कि कुछ दोस्तों ने ये तकलीफ उठाने की कोशिश ना की हो, तो हम अपडेट देख लेते हैं। पहले तो ये देखें कि इनके पिछले 5 क्वार्टर के रिजल्ट्स क्या हैं। लॉस में जाने की पहली वजह तो ये है कि इस क्वार्टर में इनकी सेल्स ज़्यादा नहीं हुई। अगर पिछले साल का जायज़ा लें तो पिछले साल भी पहले क्वार्टर में सेल्स बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो ऐसा लग रहा है कि सर्दियों में इनकी सेल्स शायद थोड़ी कम हो जाती हैं और गर्मियों में बढ़ जाती हैं। लेकिन पिछले साल के पहले क्वार्टर में ये प्रॉफिट में ही थे, तो अब ऐसा क्या हुआ कि नुकसान में चले गए। हम इनकी डायरेक्टर्स रिपोर्ट देखते हैं। उन्होंने बताया कि सेंट्रल पावर परचेजिंग, जो पावर कंपनियों के साथ हुकूमती मुआहदे कराने की एजेंसी है, उन्होंने इस साल पहली मर्तबा सेल्स पर पीरियड वेटिंग फैक्टर लगाया है, PWF, जो जनवरी और फरवरी में 34% था और मार्च में 69%। ये तो हम नहीं जानते कि उन्होंने क्यों और कैसे लगाया, लेकिन डायरेक्टर्स आगे कहते हैं कि साल में ये फैक्टर जो है औसतन 1% तक होना चाहिए। मतलब अगर एक महीने 0.5 है तो अगले महीने 1.5 होगा, तो फिर औसतन 1% बनेगा। पहले क्वार्टर में इसकी अगर एवरेज निकालें तो वो 46% बनती है। मतलब बकाया 54% अगले क्वार्टर्स में एडजस्ट हो जाना चाहिए। तो ये भी हो सकता है कि अगले क्वार्टर में ये फैक्टर 1.4 या 1.5 तक चला जाए। फिर आगे डायरेक्टर्स ने ये भी बताया है, ज़रूरी नहीं कि साल में ये फैक्टर पूरा 1 हो, लेकिन ज़्यादा कम भी नहीं होता। तो अगर हम इनकी बात मानकर अंदाज़ा कर लें 95% तो होना ही चाहिए, तो उस हिसाब से भी 49% अगले क्वार्टर्स में एडजस्ट होगा। आखिर में डायरेक्टर्स ने यह भी कहा है कि उन्होंने CPPA को कहा है कि इस गलती को दुरुस्त किया जाए। अब ये एक किस्म का डिस्क्लेमर भी है, मतलब उन्होंने इस शक में डाल दिया है कि कहीं CPPA को इनकी वर्किंग पर कोई एतराज़ ना हो। वैसे डायरेक्टर्स ने जितना कॉन्फिडेंस से इसको 1% के आसपास होने का कहा है पूरे साल में, हम उम्मीद तो नहीं करते कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हुकूमती इदारों पर भी ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते कि वो किसी भी किस्म का एतराज़ लगाकर इसको टांग दें। बहरहाल फिल वक्त हम बेहतरी की उम्मीद ही रखेंगे, और वो ये कि अगले क्वार्टर में इसका हिसाब काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा, और जब ऐसा होगा तो ये शेयर रिकवर भी करेगा। वैसे भी अब तो इतना नीचे आ गया है कि यहाँ पे बेचना तो बनता ही नहीं, बल्कि अगर किसी के पास फालतू पैसे हैं तो वो एवरेज करने का भी सोच सकते हैं। हमने कुछ 22 पे खरीदा था और फिर कुछ 19 पर एवरेज किया। आपको जो बेहतर लगे वो करें। हम साथ ही EPQL की डायरेक्टर रिपोर्ट भी खोलकर देख लेते हैं, क्योंकि उनके भी पहले क्वार्टर के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए। इन्होंने भी वही बात की जो सैफ पावर के डायरेक्टर्स ने की, कि उनका भी फैक्टर कम लगा है जिसकी वजह से रेवेन्यू कम हुआ है, और वो भी पुर उम्मीद हैं कि अगले क्वार्टर में ये एडजस्ट हो जाएगा। तो दोनों कंपनियों ने एक जैसी बात की, जिससे हमारा हौसला बढ़ा, और उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों कंपनियों का रेवेन्यू अगले क्वार्टर्स में बेहतर रहेगा। अब हम आपके सामने एक वर्किंग पेश करने लगे हैं। हम कोई दावा नहीं कर सकते कि वर्किंग 100% सही होगी या 80% सही होगी। हमने अंदाजे से की है, सिर्फ आप देख लें। अगर आपको लगता है कि ये वर्किंग गलत है तो हमें कमेंट्स में बताइएगा। अब ये है इनके रेवेन्यू का ब्रेकअप। तो जो फैक्टर उन्होंने डायरेक्टर्स रिपोर्ट में बताया था, वो फैक्टर था कैपेसिटी परचेज प्राइस के ऊपर। वो है इनका 609 मिलियन, और अगर 609 मिलियन है और अगर वो है 46%, तो हमने थोड़ा कंजर्वेटिव होकर 95% की बजाय 46% वाला रेवेन्यू अगर 85% हो जाए तो कितना बनेगा? तो वो बनता है 609 के मुकाबले में 1125 मिलियन। और उससे अगर हम इनके रेवेन्यू को एडजस्ट करें
बाकी सब चीजें वही रहें जो इन्होंने अभी रिपोर्ट की हैं, तो इनका नेट प्रॉफिट बनना चाहिए 463 मिलियन, और ये पिछले साल के क्वार्टर्स के मुकाबले में उसी तरह से है। अब हमारी ये वर्किंग दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट के बाद ही वैलिडेट होगी। इसमें एक चीज ये देख लें कि ये जो कॉस्ट आ रही है 238 मिलियन की, ये ज्यादा कॉस्ट है फाइनेंस कॉस्ट। अब अगर सोचें कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट तकरीबन 20% बढ़ जाता है, क्योंकि कहीं पे तो उसको रुकना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो हर क्वार्टर में 20% बढ़ता ही जाए। 20% अगर बढ़ गया वो भी बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन उससे ज़्यादा जाने की हम उम्मीद नहीं करते। तो अगर 20% इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट इसमें आप 20% शामिल कर लें तो वो तकरीबन 290 मिलियन की बन जाएगी इस क्वार्टर की। यानी इजाफी फाइनेंस कॉस्ट को अगर हम निकाल दें तो भी इनका रेवेन्यू तकरीबन 410 मिलियन बनना चाहिए एक क्वार्टर का, और अगर इसी तरह सेल्स जारी रहीं तो साल के आखिर में 1600 मिलियन तक ये रेवेन्यू जाना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो वो तकरीबन पिछले साल के रेवेन्यू के बराबर ही होगा। ये हम आपको सिर्फ सिखा रहे हैं कि हमने अंदाज़ा कैसे लगाना होता है कि किसी कंपनी का साल का EPS कितना हो सकता है। आगे कुछ भी हो सकता है कि सेल्स बढ़ जाएं, सेल्स कम हो जाएं, कोई नई कॉस्ट आ जाए, कोई नया मसला मुल्क में हो जाए जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाए, या कोई और मसला हो जाए जिसकी वजह से रिजल्ट वो ना हो जो हम उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन हमने फिर भी कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस तो लगानी होती हैं, कोई ना कोई तरीका तो बनाना होता है जिससे हम पूरे साल की EPS को प्रेडिक्ट कर सकें। और अगर इनका रेवेन्यू पिछले साल तक होता है, यानी कि तकरीबन EPS पूरे साल में 4 पे होती है, तो हमारी जो प्रेडिक्शन थी, जो इस साल में 3 रुपए का डिविडेंड देते हैं, जिसमें से 1 रुपया इस साल दे चुके हैं, तो हो सकता है उसको ये जारी रखें, और जब हुकूमत से पैसे मिलेंगे तो वो फालतू डिविडेंड देंगे। ये इससे हमने उम्मीदें लगाई हुई हैं। अब ये वक्त ही बताएगा कि ये उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं। और उसी के हवाले से हम एक बात कर लेते हैं जो हुकूमत ने इनके पैसे देने हैं। इसी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में उन्होंने उसका नोट दिया हुआ है, और असल में यही वो वजह है जिसकी वजह से हमने ये शेयर को रिकमेंड किया हुआ है, सिर्फ 30% के सालाना डिविडेंड की वजह से नहीं। इन्होंने बताया कि 40% हुकूमत ने इनको जो जनवरी में अदा किए और जिसके बाद इन्होंने 5 रुपए का डिविडेंड भी दिया था, ये लिखा है कि ये हुकूमत ने डेडलाइन के बाद पे किए। फिर साथ बताया है कि एग्रीमेंट के मुताबिक दूसरी इंस्टॉलमेंट जो कि 60% है, वो पहली पेमेंट के 6 महीने के अंदर अंदर होनी चाहिए, मतलब जुलाई तक हो जानी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि पहली पेमेंट भी लेट थी। उससे उन्होंने हुकूमत के इरादों के बारे में बता दिया है कि हो सकता है हुकूमत दूसरी पेमेंट भी लेट करे, और अब जो मसला हो गया है उसकी वजह से इसकी उम्मीद काफी बढ़ गई है। वो मसला ये है कि हुकूमत ही तब्दील हो गई है। अब अगर PDM को जो वो कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों से पैसे मिल जाते तो शायद वो ये अदायगी बर वक्त कर देते, क्योंकि उन्होंने ये साबित करना था कि वो बेहतर तरीके से पेमेंट्स को या गवर्नेंस को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं ऐसा नहीं हुआ, और बहुत से तज्जियाकार ये भी कह रहे हैं कि अगले 1 से 2 महीने में असेंबलियां टूट सकती हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट सेटअप हो सकती है और नए इलेक्शंस की तरफ जा सकते हैं। हम नहीं जानते कि होगा क्या, लेकिन अगर ऐसा हुआ और जो बज़ाहिर हालात नजर आ रहे हैं तो हम उम्मीद नहीं करते कि ये पेमेंट जल्दी मिलेगी, और केयर टेकर गवर्नमेंट भी ये पेमेंट नहीं करेगी। इसका मतलब है इलेक्शन के बाद अगली हुकूमत का इंतजार करना पड़ेगा ये पेमेंट हासिल करने के लिए, यानी ये पेमेंट 6 महीने तक भी लेट हो सकती है, और उस हिसाब से शेयर्स की रिकवरी का वक्त भी लंबा हो सकता है। हम तो आमतौर पे वैसे ही शेयर को लंबे अरसे के लिए इन्वेस्ट करने के हिसाब से अच्छा या बुरा कहते हैं, तो कुछ इंतजार और सही। अब ये काम काफी रिस्की हो सकता है कि अगर हम सोचें कि SPWL या EPQL के शेयर इस वक्त बेच दें और जब हुकूमत इनको पैसे देने लगे उस वक्त खरीद लें। पहली बात तो ये है कि हम नहीं जानते हुकूमत इन्हें पैसे किस वक्त देगी, और कोई पता नहीं कि वो जल्दी दे दे अगर कोई ऐसा इंतजाम हो जाए तो। और दूसरी बात यह है कि जब भी हुकूमत इनको पैसे देने का फैसला कर लेगी तो ये खबर मार्केट में आने से पहले ही बड़े प्लेयर्स इस शेयर को खरीद के ऊपर ले जाएंगे, तो हमें अच्छी प्राइस पे खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। हमारी स्ट्रेटेजी तो इसमें यही है कि हम इसे अब तब तक होल्ड करेंगे जब तक हुकूमत इनके पैसे अदा नहीं कर देती, चाहे उसमें वक्त ज्यादा लग जाए। आप लोग अपना फैसला खुद कर लें, बस ये काम जरूरी है। हर शेयर जो आपने खरीदा उसके हर क्वार्टर के रिजल्ट का जायजा लेते रहें कि सेल्स या मुनाफे में कहीं बहुत ज्यादा कमी तो नहीं आ गई, उस हिसाब से फैसला करना होगा। डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी जरूर पढ़ें। ये सारा एनालिसिस करने के लिए हमने डेटा PSX की वेबसाइट से लिया।
आप वहां से खुद डेटा को वेरीफाई करें, कंपनी की मुकम्मल फाइनेंशियल तफसील हासिल करें, फिर अपना फैसला करें। याद रहे, ये कोई बाय या सेल कॉल नहीं है, कुछ सीखने और कुछ सिखाने की नीयत से तज्जिया पेश किया गया। शेयर्स खरीदने या बेचने का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अगर हमारा तज्जिया आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी करवाएं। अल्लाह के हवाले।